प्यारे बच्चों नमस्कार। दुर्ग की श्रृंखला में आज बारी है उस दुर्ग की जिसके कुछ प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार हैं। वह कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो किसके बारे में कहा जाता है, कौन सा दुर्ग और किसने कहा, ठीक है, और ऐसा क्यों कहा। कहा तो भाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बख्तरबंद है तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो कितनी पहाड़ियां। फिर इस दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है। फिर दुर्ग के अंदर अंदर अपन जब घुसे तो 32 खंभों की छतरी निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। फिर आगे चले तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। ओके, उसके बाद आगे चले अपन तो एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर जलजोहर हुआ तो वो कौन सा दुर्ग है। और फिर ये पूछते हैं कि उस दुर्ग का पतन कब हुआ, जो अपन पढ़ रहे हैं तो पतन की तारीख, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी आ गया। फिर एकमात्र दुर्ग राजस्थान का जिसमें अपन मंदिर भी पाते हैं, मस्जिद भी पाते हैं और गिरजा घर भी पाते हैं, ठीक है। गिरजाघर इस दुर्ग के अलावा और किसी दुर्ग में नहीं है, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे शासक हुए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में, उनकी दृढ़ता के लिए बारे में कथन है। तो पूछा जाता है कि ये कथन किस शासक से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वो इसी दुर्ग से रिलेटेड है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज अपन पढ़ेंगे कौन सा दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, ठीक है, सवाईमाधोपुर में स्थित है रणथंभौर का दुर्ग। ओके, बाकी एक बार है ना आप एटलस में खोल के रणथंभौर इस दुर्ग की लोकेशन देखना, मेरे कहने से देखना एक बार आप, है ना, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप देखना सवाईमाधोपुर में ये कहाँ है, ठीक है ना। मतलब 3 चीजें देखना आप, एक बार खुद देखना, गूगल मैप पे देखो आप। एक तो सवाईमाधोपुर में ये रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, दूसरा जो अपने अपन रणथंभौर टाइगर रिजर्व देखते हैं वो किधर है, इस दुर्ग की तुलना में किधर है। इस दुर्ग के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व था। और तीसरी चीज बनास नदी किधर है ना। तो बनास नदी आप इसको देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनास नदी जो है ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के उत्तर में है, दक्षिण में है बनास नदी। तो इन तीनों चीजों को कंपेरेटिव देखना। सबसे पहले बनास नदी देखना, फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व देखना, और फिर रणथंभौर फोर्ट देखना, ये किधर है ना। तो क्रम वैसे मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन एक बार आप खुद देखो, गूगल मैप पे देख लो, एटलस में देख लो, कहीं भी देख लो, लेकिन देखो तो सही ऐसे, ठीक है। आओ आज हम पढ़ते रहता रणथंभौर का दुर्ग। तो वैसे क्या है, ये फाइल पहले अपलोड कर दी थी लेकिन उसमें कुछ वॉल्यूम का इशू था तो इसलिए वापस रिपीट कर रहे हैं हम, है ना। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग है ना, प्रकार गिरी दुर्ग व वन दुर्ग है, ठीक है ना। गिरी भी है और वन भी है। गिरी मतलब पहाड़ पे स्थित, अवध अवध है, औदक वन, ध्यान वन, और फिर पर्वत प्रातः पर्वत, ठीक है, और वन है ही आगे, वैसे वन है ना, अवध वन। फिर पहाड़ियां है ना, 2 पहाड़ियां, रण और थम्बन, है ना। वैसे तो क्या है, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ अपन देखेंगे, लेकिन जो प्रमुख 2 पहाड़ियां रण और थम्बन से नाम से इसका पड़ा रणथंभौर नाम, रणथंभौर, रण और थम्बन पहाड़ियां, ठीक है। ऐसा लिखा है जहांगीरनामा में, ठीक है। जहांगीरनामा मतलब जहांगीर की आत्मकथा है, जैसे अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है, ठीक है। तो जहांगीरनामा लिखा है मोतमिद खां ने, लिख लेना आप यहाँ, है ना। जहांगीर के दरबारी कवि थे मोतमिद खां, उन्होंने लिखा है जहांगीरनामा, ठीक है। तो हर मुगल बादशाह की ये मतलब बायोग्राफी हुई है अलग अलग नाम से, ये नहीं अलग अलग नाम से, मतलब जैसे बाबर की बाबरनामा, ठीक है, हुमायूं की हुमायूंनामा, देन अकबर की अकबरनामा, है कि नहीं। बाबर ने तो बाबर ने खुद लिखी, ठीक है। अपन हुमायूंनामा में देखते हैं गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, जहांगीरनामा अपने मोतमिद खां, ठीक है। और फिर शाहजहांनामा इनायत सादी का है, और औरंगजेबनामा अजगर ने औरंगजेब का जो है वो आलमगीरनामा के नाम से, ठीक है ना। ऐसे हैं ये। तो जहांगीरनामा जो है, जो जहांगीर की आत्मकथा है, मोतमिद खां ने लिखी है, मुगल इंडिया में पढ़ाया था सारा। उसमें यह है कि ये दुर्ग जो है ये रणथंभौर नामक 2 पहाड़ियों पर स्थित था, इसलिए इसका नाम है रणथंभौर। फिर प्राचीन नाम अपन को मिलता है रणकपुर, पहाड़ियों के नाम से। विशेषता, ठीक है ना, विशेषता क्या है, अपनी स्थिति के कारण, इसकी जो स्थिति ना वह पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है, तो अपनी स्थिति के कारण ये दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि ऊपर से शत्रु की सेना को आसानी से देखा जा सकता था, जबकि इस दुर्ग के ऊपर से शत्रु की सेना को आराम से देखा जाता था, ठीक है। तो शत्रु तो दूर से देख ही नहीं पाता था, उसको पहाड़ियों के बीच में दिखाई नहीं देता था कुछ, है कि नहीं। लेकिन जब बीच में दुर्ग, पहाड़ियों के बीच में दुर्ग, तो दुर्ग पे से ऊपर जो है सेना, दुश्मन की सेना को देख पाती। लेकिन 1301 के अंदर ये स्ट्रेटजी फेल हुई, कैसे अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिर इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक या नैसर्गिक सुरक्षा इसको है कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6
और एक 7वीं से, ऐसे 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको नैसर भाई चारों दिशाओं से है, ठीक है ना। 4 तो मेन दिशा है, 4 सब दिशा, 8 दिशाएं होती हैं, तो इस 7 दिशाओं में इसकी पहाड़ियां, और वो उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो चतुर्दिक पहाड़ियों से इसको सुरक्षा प्रदान है। इसी सुरक्षा के कारण अबुल फजल ने इसके लिए कहा है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य दुर्गों के नंगे से क्या मतलब है, सभी दुर्ग दूर से दिखाई दे जाते हैं। जैसे अचलगढ़ दुर्ग तो देखो नेशनल हाईवे से नीचे से दिखाई दे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखाई देता है बाकायदा दूर से, कुंभलगढ़ दिखाई देता है, मेहरानगढ़ दिखाई देता है, सोनारगढ़ समुद्र के सागर में रेत में लंगर, समुद्र के सागर में, समुद्र रूपी सागर में, समुद्र रूपी सागर में जहाज जो लंगर डाले सामान खड़ा है वो अपने जैसलमेर दुर्ग, सभी दुर्ग दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई देता, तो इसलिए इसको बोला कि बख्तरबंद है। ये जो 7 पहाड़ियां हैं चतुर्दिक पहाड़ियां, वो इसको बख्तरबंद का मतलब कि एक कवच प्रदान करती हैं। ये बख्तरबंद आप वो मत जोड़ देना क्या, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, जद देखे जैसान, ये वो नहीं है कि नहीं है। वाह, वो बख्तर कीजिए पाषाण वो जैसलमेर के लिए लिखा है, ठीक है। और बख्तरबंद कौन सा दुर्ग है, वो अपने रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, पहाड़ियों से घिरे होने कारण। समझ एक तो चीज, नंगे औरों को नंगा क्यों बोला, क्योंकि नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसको नहीं देखा जा सकता, ठीक है, दूर से दुश्मन नहीं देख सकता इसको। और दूसरा कहा किसने, अबुल फजल ने। ये वही अबुल फजल है जिसने कटारगढ़, कटारगढ़ कहां था आपने, कुंभलगढ़ में कटारगढ़ बादल महल जो कैसे देखा था कटारगढ़ के लिए लिखा था कि ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि कोई नीचे से देखे तो उसकी पगड़ी सिर से गिर जाए। ये वही अबुल फजल है जिसने अकबरनामा लिखा, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो अबुल फजल का कथन है कि रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ऐसे आकृति कैसी है, अंडाकार है, ठीक है ना, आकृति कैसी है, अंडाकार है। निर्माण कब हुआ, 1994 के अंदर, ठीक है, 1994, सॉरी 1994 का 994, लेकिन ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है ना, 994। फिर निर्माता कौन, रणथंभन देव। तो रणथंभन का नाम वही 2 पहाड़ियों के पीछे नाम, इन पहाड़ियों पे शासन करने वाला रण और थंबन पहाड़ियों पे शासन करने वाला रणथंभन देव हो गया, और रणथंभन देव के नाम के पीछे रणथंभौर पड़ गया। मेन है सोर्स पहाड़ियां। प्रमुख स्मारक कौन से हैं, प्रवेश द्वार, नौलखा दरवाजा, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नौलखा में जैसे बार बार बताया था, दरवाजा ये है, दरवाजा है, दुर्ग है, महल है, ठीक है ना। तो ये अपने 3 से 5 नंबर पेज जो है उनके अंदर ये लिस्ट है, वहां बता देंगे, लेकिन यह भी याद रखना अपन को, नौलखा दरवाजा अपने रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। मेन जो प्रवेश द्वार है ना रणथंभौर दुर्ग का, उसको नौलखा दरवाजा बोलते हैं, ओके। फिर इसके अन्य द्वार और कौन से हैं, हाथी पोल, तोरण पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल, ठीक है, कोई खास नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट नौलखा दरवाजा, ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। और वैसे याद रखने में रख सकते हो, देखो कि हाथी पर बैठ के तोरण मारने आया, तोरण का मतलब गणेश जी, ठीक है, और फिर सूरज पोल और त्रिपोलिया पोल, ऐसे अपने भी जयपुर में सूरज पोल, त्रिपोल, तो ऐसे भी याद हो जाएंगे, हाथी पोल है, तोरण पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल, कैसे याद करने में कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं, लेकिन नौलखा तो याद रखना ही है, ठीक है। मैंने नौलखा मंगवा दे नंदी के बीरा, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश जी, है ना, ये बहुत पूछा जाता है। बाकी तो अपने जब गणेश जी लोग देवता पढ़े थे, पूरा उसको बताया डिटेल में, ठीक है। तो त्रिनेत्र गणेश जी सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपने करीबन 13 वेरिएंट बताए गणेश जी का अपने को, तो देवताओं सारा हुआ, त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ अपने सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछते हैं। फिर यहाँ पे मस्जिद या दरगाह कौन सी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ, और निर्माता कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, 1301 के अंदर विजय करेंगे तब ये मनाएंगे पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन, ठीक है। बुरे खां की जैसे अपन ने पढ़ी थी मेहरानगढ़, ऐसे सदरुद्दीन की दरगाह अपने रणथंभौर, सदरुद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन सदरुद्दीन, ऐसे याद। महल जो अपन देखते हैं दुर्ग के अंदर जो महल है, सबसे पहले तो हमीर चौहान जो प्रमुख शासक हुए हैं 1301 में, जो एकमात्र शाखा हुआ है, ठीक है। फिर सुपारी महल, एक इंपॉर्टेंट है जोरा भवर, ठीक है, जोरा भवर या जवरा भवर इसको अनाज संग्रहण बोलते थे। और जोरा भवर जैसे जोरा अपन जैसे जो घोरा बाजरा, तो जो बाजरा जहां इकट्ठा किया जाए वो अनाज संग्रहण केंद्र हो गया, ठीक है ना। वो अनाज संग्रहण केंद्र हो गया अपने जोरा भवर। फिर बादल महल,
जोगी महल और पुष्पक महल याद कैसे रहेंगे? देखो, हमीर को सुपारी पसंद थी तो हमीर महल और सुपारी महल। जोरा भंवर मैंने बताया अनाज संग्रहण, तो जो बाजरा वो होएगा, मानसून बारिश होगी तभी तो होएगा, तो जोरा भंवर और बादल महल ये हो गया। और जोगी जो होता है, साधु जो होता है, उसको अपन देते हैं उसके सम्मान में, प्रशंसा में पुष्पक, तो जोगी महल और पुष्पक महल। पुष्पक महल 3 मंजिला है, ठीक है ना। जैसे अपन दुर्ग में घुसते हैं तो ऊपर जैसे सीढ़ियां वगैरह चढ़ के सारा ऊपर आ जाते हैं, तो सीधा हाथ में घुसते अपने 32 खंभों की छतरी आती है। बिल्कुल उसके अपोजिट में जो है मैदान के करीबन पश्चिम दिशा के अंदर, वो है अपने ये पुष्पक महल 3 मंजिला, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ महल है। क्या? हमीर महल, सुपारी महल, जोरा भंवर। ये पूछते जोरा भंवर क्या था? ये अनाज संग्रहण केंद्र, मतलब जैसे अपन जैसे अनाज संग्रहण नहीं देखते सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, ऐसे। तो ये कोठियार, जिसको अपन जैसे बहुत बड़े बड़े कोठे बने हुए, कोठियार अनाज संग्रहण करने के लिए, ये वो, ठीक है ना। तो जोरा भवन, फिर बादल महल, मानसून मतलब बादल महल, और देन जोगी महल और अपने पुष्पक महल, ये यहाँ पे प्रमुख महल है। फिर यहाँ पे है छतरी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट छतरी। ये वैसे क्या है, छतरियों का अपने अपने छतरियों का टॉपिक बिल्कुल अलग से भी टॉपिक है, लेकिन यहाँ ध्यान अपन को देखना है, ठीक है ना। दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन महल पढ़ेंगे, महल के बाद छतरियां पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दिन के, ठीक है ना। तो छतरी याद रखो, कौन सी छतरी है? 3 छतरियां, 1 2 3। पहली कौन सी है? 32 खंभों की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 32 खंभों की छतरियां 2 है। एक तो ये है, एक अपन ने इससे पहले मांडलकट भीलवाड़ा में पढ़ी थी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ठीक है ना। और ये कौन सी अपने, ये सवामाधोपुर रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी किसकी है, सारा आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले तो उसको 32 खंभों की छतरी है ना, 32 खंभे है ना, जैसे यहाँ फोटो भी दिख रही है ऐसे, अब टोटल खंभे गिनेंगे इसमें 32 खंभों की छतरी। अन्य नाम क्या है इसकी? न्याय की छतरी। निर्माता कौन है? हमीर। और प्रयोजन कि हमीर ने किस उपलक्ष्य में बनाई? तो हमीर ने अपने पिताजी जो जैत सिंह थे, उनका जो 32 वर्ष का शासनकाल है, और वो जो 32 वर्ष का शासनकाल जो सुशासन काल था, उसके लिए, उसकी याद में ये हमीर ने छतरी बनवाई। तो 32 वर्षों का जो शासनकाल था वो सुशासन का था, जेत्र सिंह का, है ना, इसलिए इसको सुशासन मतलब न्याय का काल था, ठीक है ना। ऐसे जिसकी लाठी उसकी बहस नहीं थी, न्याय का काल था। तो प्रयोजन किसी पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में हमीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो पिता के 32 वर्ष के शासनकाल की याद के अंदर, 32 वर्ष के सुशासन की याद में बेटे जी ने ये बनवाई। अब जैसे अपन इसमें ये देखना चाहें कि 32 वर्ष है ना, 32 वर्ष शासनकाल मतलब शासन सुशासन काल। तो देखो ये 32 वर्ष की क्या थे, ये 1250 में अपन 1250 में 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 1282। तो ये तो जेत्र सिंह का काल है, 1250 से 1282, ठीक है। ये क्या है? 1250 से लेके 1282 तक, ठीक है। और हमीर का काल है 1282 से लेकर 1301, 1301 में पतन हो जाएगा जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे आक्रमण होगा, और यहाँ पे प्रथम शाखा होगा हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में, ठीक है। तो 32 वर्ष समझ गए, 1250 से 32। फिर जेत्र सिंह के बाद शासक बने थे उनके पुत्र हमीरदेव चौहान, ठीक है। तो ये 32 वर्ष समझ में आ गए। फिर जेत्र सिंह कौन थे? ये हमीर के पिता थे, ठीक है। जेत्र सिंह कौन? हमीर के पिता। तो जेत्र सिंह का काल अभी अपन ने देख लिया, 1250 से 82, और हमीर का काल क्या है? 1282 से 1301। बेटे जी का काल है वो करीबन अपन यूं देख लें कि 18 और 19 साल रहा, पिताजी का काल शासन 32 साल रहा। स्थिति क्या है? मतलब ये जो 32 खंभों की छतरी है, स्थिति क्या है? दुर्ग में प्रवेश करते ही प्रथम इमारत है। जैसे अपन सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, चौक आ जाएगा, बड़ा मैदान, तो सबसे पहले जो इमारत आएगी सीधे हाथ पे, वो अपने 32 खंभों की छतरी आएगी, जिसको न्याय की छतरी बोलते हैं। किसने निर्माण कराया? हमीर ने। प्रयोजन क्या था? हमीर ने किसकी याद में कराया? अपने पिता के 32 साल के सुशासन के याद में करवाया, है ना। तो 32 साल मेरे पिताजी ने न्याय किया है, ऐसा मानना था हमीर के द्वारा, है ना, हमीर का मानना था ऐसा। और हमीर किसने न्याय किया था? हमीर के पिताजी जेत्र सिंह ने, ओके। ऐसे जेत्र सिंह का काल 1250 से 1282, चूंकि 32 साल है, और हमीर का काल 1282 से 1301। जेत्र सिंह का काल 1282 है ना, मतलब 1250 से 82, 1250 से लेके 1282, और हमीर का ड्यूरेशन है 1282 से 1301, ओके। फिर दूसरी जो छतरी अपने यहाँ देखते हैं वो है हमीर की कचहरी, ठीक है ना। हमीर भाई पिताजी ने तो ये, पिताजी की याद में तो ये हो गया, खुद हमीर की कचहरी बनी हुई है। फिर एक अपने यहाँ देखते हैं 32 खंभों की छतरी के पास में ही है अधूरा सोपन छतरी, जो हमेशा अधूरी रही। आज भी जैसे अपन देखते हैं तो ये अधूरी पड़ी है,
मतलब ये नीचे चबूतरा बना हुआ है, फिर बस यूं ऐसे दो अधनुमा स्ट्रक्चर बने हुए और सीढ़ियां बनी हुई, अधूरी पड़ी है, तो इसलिए बोलते हैं इसको अधूरा सोपन छतरी। ठीक है ना। इसका निर्माण कराया था कर्मावती ने, राणा सांगा की रानी थी, हाड़ा रानी थी ये सांगा की, है ना, वेल नोन नारी अपने, ये वही है जो हुमायूं को राखी भेजी। तो एक्चुअली क्या था, जब रणथंभौर दुर्ग का पतन हो जाएगा 1301 में, ठीक है ना, फिर जैसे बाद में इस पे ऊपर जो शासन करेंगे वो मेवाड़ के शासक ही इसके ऊपर रूल करेंगे, जैसे कुंभा ऑक्युपाई कर लेंगे इसको, फिर बाद में सांगा ऑक्युपाई कर लेंगे, ऐसे। फिर जब मेवाड़ का पतन हो जाएगा, ठीक है ना, 1567 के अंदर जब पतन हो जाएगा, फिर इसको हाड़ा ऑक्युपाई कर लेंगे। फिर हाड़ा, जब हाड़ाओं का पतन हो जाएगा बाद में, तो फिर जयपुर रियासत इसके ऊपर 18वीं शताब्दी के अंदर कंट्रोल कर लेगी, और रणथंभौर दुर्ग के पास ही शहर बसाया जाएगा सवाई माधोपुर, है ना। तो सवाई माधोपुर वो कौन, माधो सिंह फर्स्ट, जयपुर के शासक। तो जयपुर में तो उनको कुछ मिला नहीं, जयपुर में तो वही है क्या, माधो मांगे आदो ईश्वर देव न पाओ, राम जी की कृपा हो तो पूरे पे दाओ। तो मराठों के सहयोग से फिर सब सवाई माधो सिंह इधर आ गए, माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह द्वितीय नहीं, सवाई माधो सिंह प्रथम, और फिर इधर उन्होंने सवाई माधोपुर राज्य की स्थापना करी, है ना। तो पहले सिर्फ रणथंभौर ही था, ऐसे अपन को समझना है। तो अधूरा सोपन छतरी, ये पूछते ही क्वेश्चन आता है, ये अधूरा सोपन छतरी निम्न में से किस दुर्ग में है, रणथंभौर दुर्ग में। कौन निर्माता है, राणा सांगा की, कौन, हाड़ा रानी, राणा सांगा की रानी सबसे फेवरेट यही है, मतलब फेवरेट इन द सेंस कि मतलब जो अपने एक शौर्य के लिए जानी गई, हुमायूं तकात से मदद मांगी गुजरात के बहादुर शाह के अगेंस्ट में, तो वही, तो इनके पास कंट्रोल में आ गया था ये 1300 के बाद। जो कंट्रोल करेंगे इसके, खासतौर पे 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो कंट्रोल रहेगा वो मेवाड़ का ही रहेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अधूरा सोपन छतरी अपनी कर्मावती की। तो कर्मावती को, एक्चुअली कर्मावती का ट्रेडिशन अपन देखते हैं, मतलब जो टेन्योर देखते हैं, वो खुद ही उथल पुथल था, कभी गुजरात हमला कर रहा है, उधर हुमायूं मदद नहीं कर रहा है, तो इनको तो टाइम ही नहीं मिला। भाई ये इमारतें वगैरह बनाने के लिए बहुत शांति चाहिए, दिमाग में भी और आपके साम्राज्य में भी, ऐसे। तो कुंभा को शांति कैसे मिल गई, जोधा को शांति कैसे मिल गई, सब मैंने आपको बताया, किससे, आवल बावल की संधि से, बुआ जी 1438, ऐसे, ठीक है। शांति नहीं मिलती है तो ये सपन अधूरे रह जाते, मैं ऐसी बनाती ऐसी बनाती, ऐसे है, ठीक है। तो 3 छतरियां देख ली अपने रणथंभौर दुर्ग में, कौन कौन सी, 32 खंभों की छतरी देखी। देन उसके बाद अपन ने देखी क्या, हमीर की छतरी देखी अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने देखी क्या, कर्मावती की छतरी, रानी कर्मावती की, जिसको अपन बोलते हैं अधूरा सोपन छतरी। ओके, फिर इसके बाद आते हैं अपन इस दुर्ग के अंदर जो तालाब स्थित है, ठीक है। सबसे पहला तो अपन देखते हैं पद्मला तालाब, ठीक है ना, कौन सा, पद्मला, ठीक है। दूसरा है हाड़ा रानी तालाब, या हाड़ा रानी तालाब, हाड़ा रानी कौन, वो कर्मावती, वो निर्माण कराएंगी। तीसरी अपन देखते हैं गुप्त गंगा, और एक है घी तेल बावड़ी, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है पद्मला तालाब, ठीक है। जल जोहर, अभी देखेंगे अपन जल जोहर, रंग देवी, ठीक है, जल जोहर, पद्मला, ठीक है। और हाड़ा रानी, इसमें कर्मावती लिख लो अपने, ये वही अधूरा सपन वाली है। गुप्त गंगा और गीतेली गंगा जो बहेगी तो गुप्ती होगी, नहीं तो हर कोई सरस घी भर भर के ले जाएगा। फिर अपन देखते हैं अगला डेवलपमेंट, एकमात्र दुर्ग जिसमें, ठीक है, मंदिर भी है, मस्जिद भी और गिरजाघर भी है। तो मंदिर अपन ने देख लिया त्रिनेत्र गणेश जी, मस्जिद अपन ने देख ली क्या, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जिसका निर्माता कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर अपन देखते हैं गिरजाघर, तो गिरजाघर देख लो, यहाँ देखो ये बना हुआ 1 नंबर, फर्स्ट वाज ए टेम्पल में रणथंभौर वाज रूल्ड बाय हिंदू किंग चौहान, ठीक है। ये सेकंड वाज ये मॉस्क, ठीक है, मॉस्क किसकी, पीर सदरुद्दीन की। और तीसरा अपन देखते हैं चर्च, तो चर्च कैसे आगे सीन के अंदर अपन देखते हैं 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा राजपूताना की सभी रियासतों से संधि कर ली थी, तो उसके बाद यहाँ पे चर्च बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये थर्ड वाज चर्च एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली कॉन्कर्ड फॉर ड्यूरिंग 1800 AD, ठीक है। रूलर चेंज बट नेवर डिस्ट्रॉयड द प्रीवियस रूलर होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ऐसे ही। तो 1 2 3 ये ऐसे इमारतों। अब देखो चर्च का पता कैसे लगता है, मैं आपको बताऊं चर्च का पता कैसे लगेगा। देखो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं, ये इमारत देखो आप, 1 मिनट, ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये ऊपर ये इस तरह से, ये देखो डलवा आकृति, छत देखो ये ऐसे डलवा गिरजाघर की तरह, ऊपर जैसे अपन देखते हैं ये इस तरह से जो होते हैं, ये गौथिक कला ही है, इस तरह से अपन ये देख रहे हो, ये गौथिक कला है, ठीक है। गौथिक मतलब जो पुर्तगाली लेके आए थे यूरोप से, जो प्रभावित थी। तो ऐसे गिरजाघर में अपन ये देखते हैं डलवा दीवारें, अपने नहीं कॉन्सेप्ट ही ऐसे, ठीक है। तो ये है गिरजाघर। तो मंदिर दिख गया त्रिनेत्र गणेश जी, गिरजाघर दिख गया, मस्जिद दिख गई अपन को क्या, पीर सदरुद्दीन की दरगाह अलाउद्दीन की, और गिरजाघर दिख गया
क्रिश्चियंस का आपने चर्च ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, समझ गए? ऐसे है। और किसी दुर्ग के अंदर ये चर्च नहीं मिलता है, मंदिर और मस्जिद तो मिलती है। ओके, फिर अपन देखते हैं जो इसमें अब जैसे शासक जो इससे रिलेटेड आते रहेंगे। 1994 नहीं, 994 में तो अपन ने रणथंभ देव देख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं अपन गोविंदराज। गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र, ठीक है ना। देखो, अजमेर शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो उनके पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यहाँ अधिकार किया, ठीक है। तो बेटे जी ने देखा कि पिताजी की तरह अपन भी लड़ते रहेंगे तो वही ऐसा होगा जो पिताजी का हो, तो बेटे जी ने बुद्धि से काम लिया। गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे फ्रेंडली रिलेशन स्थापित किए और बदले में कुतुबुद्दीन ऐबक को भी शांति मिली और गोविंदराज को रणथंभौर का साम्राज्य मिल गया, अजमेर आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में, ठीक है। ऐसे है। तो गोविंदराज जी, हमीर है ना, देखो ये दूरदर्शिता काम करती है। जैसे अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे, उन्होंने देखा यार मैं भी मुगलों से ऐसे लड़ता रहूंगा तो मैं भी पिताजी की तरह ऐसे कभी भागता रहूंगा जैसे चावंड के अंदर रहे अगले 30 साल 1585 से 1615 तक, जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई। और मृत्यु भी कैसे हुई? और धनुष की, तो एक मजबूत धनुष की प्रतंचा कहते समय तो तनाव में बहुत ज्यादा ऐसे। तो अमर सिंह ने देखा कि नहीं यार, संधि करने में भलाई है, तो 1615 में फिर जहांगीर से कर ली संधि, जिसके लिए टॉड ने क्या बोला कि मेवाड़ को बल से नहीं हराया, बुद्धि से हराया। किसने? अंग्रेजों ने, मतलब अंग्रेजों ने क्या, मुगलों ने। मतलब टॉड अंग्रेज ने लिखा कि मेवाड़ को बल से नहीं हराया मुगलों ने, किससे हराया? बुद्धि से हराया, मतलब संधि करके। ऐसे बल से तो महाराणा प्रताप को हरा ही नहीं पाया ना मुगल, ऐसे अंग्रेज, मतलब टॉड ने लिखी है चीज, ठीक है ना। तो ये चीज है, समझ गए। फिर अपन हमीर देव चौहान जो शासक हुए हैं, अब अपन ने काल देखा 1282 से 1301, ठीक है। और 1250 में 32 जोड़ देंगे तो ये हमीर का काल, वो जयत्र सिंह का काल हो जाएगा, पिता का। तो पिता का 50 से 32 मतलब 50 से 82 और 82 से 1301 बेटे हमीर का। अब हमीर के आपने हट और प्रण के लिए जाना जाता था, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं इंदिरा गांधी जानी जाती है काहे के लिए? इंदिरा गांधी भी तो अपने हट के लिए जानी जाती था, आयरन लेडी। ऐसे ये हमीर हट, ठीक है ना, हट और प्रण के लिए, कि जो ठान लिया, किसी को वचन दे दिया तो दे दिया, जो ठान लिया तो करना है तो करना है, तो अपने हट और प्रण के लिए जाने जाते हैं। तो इसी के लिए इनके लिए क्या बोला जाता है कि सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, ठीक है ना। तो ये इनके प्रण, इनकी एक जो डिसीजन मेकिंग पावर थी उसके लिए, दृढ़ता के लिए, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यार, क्या? मतलब क्या हुआ? देखो, सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है ना। कहा जाता है कि सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है सिंह गमन। फिर सतपुरुष वचन, सच्चे लोग बात को एक ही बार कहते हैं, ठीक है, जो कह दिया वो करनी है। कदली फरत एक बार, केला एक ही बार फल देता है केला, ठीक है। फिर तिरिया तेल, स्त्री को एक ही बार तेल और उपटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है, और मतलब फिर विवाह होके ही रहेगा अगर तेल चढ़ गया तो। और फिर हमीर हट, ठीक है, ऐसा ही है हमीर हट, जो वो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते हैं, जस्ट लाइक आयरन लेडी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये क्या? सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, ठीक है। सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये यूं पूछते हैं कि कभी तो ये पूछ लेते हैं, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार है, तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े न दूजी बार, ये किसके लिए बोला गया? तो हमीर नाम आ रहा था, हमीर रणथंभौर। कई बार ये जाना जाता है कि निम्न से वो कौन सा जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाना जाता है, तो वो कौन? अपने हमीर थे। ऐसे रणथंभौर के शासकों में पूछा तो ऐसे, ठीक है। वैसे तो देखो इतना जनरलाइज तो नहीं आता कि कौन सा शासक जो अपने हट के लिए जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप भी जो अपने हट के लिए जाने जाते हैं, रावचंद्र सेन भी मारवाड़ के जो हट के लिए जाने जाते हैं, है ना। लेकिन पूछेंगे, देखे कि पहली लाइन ही दे देंगे किसके लिए बोला है कि सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार नामक, जैसे इस तरह से मुहावरा है, किस शासक के लिए बोला गया? उसकी हट धर्मिता के कारण, है ना, हट और प्रतिज्ञा के कारण। तो अपने क्या, हमीर देव चौहान, काल क्या है? 1282 से 1301, याद रखना, बार बार बोलते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं झाइन किला। क्या है? झाइन किला, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। जैसे
सिवाना किस दुर्ग की कुंजी या जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी? दोनों क्वेश्चन एक ही है ना, एक क्वेश्चन दूसरे का आंसर यूं समझ लो। झाइन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है या जालोर दुर्ग की, सॉरी, सिवाना दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है या जालोर दुर्ग की कुंजी क्या है? इन दोनों के आंसर एक ही, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी है और जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना। ऐसे ही रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या? झाइन का किला, झाइन, है ना, पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। या झाइन किले को किस दुर्ग की कुंजी बोलते हैं अपन? तो रणथंभौर का दुर्ग, ठीक है, झाइन का किला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहां से इससे आगे जो कहानी है वो अटैक्स की है, ठीक है, इस पे हमला हुआ। तो पहले तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने हमला किया, ठीक है, फिर उसके बाद जो अगले शासक आएंगे वो हमला करेंगे, ठीक है। जलालुद्दीन सफल नहीं हो पाया तो फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय कैसे अपन प्रथम शाखा होएगा वो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं।